हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी के बीच में मैं नेहा। आई होप आप सभी लोग अब परिचित होने लगे हैं धीरे धीरे। दूसरी चीज, आप सभी लोगों से एक बहुत रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोज आते हैं आपके बीच में, आप इन्हें अभी हाल फिलहाल हल्के में ले रहे हैं। जब एग्जाम आता है ना और यहीं से जब प्रश्न आता है तो आप लोगों को लगता है काश ये मैं वीडियो पहले मिल जाता, काश ये चीजें हमें पहले दी जाए, कोई दे दिया होता या बता दिया होता। ठीक है ना। तो इन चीजों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग कटारिया क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्त मित्र तक इस सेशन को एक बार शेयर भी कर दिया करें। इससे आपको ही लाभ होने वाला है। ठीक है ना। आइए, जैसे कि मैंने कल आप सभी लोगों से बताया था कि मृदा अपरदन एवं सुधार, कि मृदा अपरदन पहले कैसे होता है और फिर मृदा अपरदन हो रहा है उसके सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मृदा मृदा दिवस कब मनाया जाता है ना। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग बताएं। क्या 5 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? ठीक है, तो याद रखना, हम अपनी मिट्टी को बचा कर रखेंगे, है ना। और ये देखेंगे फसलों के बीच में कहा गया घास की जो पेटी या पट्टियां होती हैं, देखो तो जो आपकी ये घास की पेटियां हैं और ये क्या है, ये यहाँ पर फसल लगी हुई है। ठीक है ना। तो याद करते हैं कि मतलब देखते हैं कैसे कैसे मृदा अपरदन होगा। देखो आपके ये क्या है, बांध बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सीढ़ी नुमा क्या होती है, कृषि होती है। कहाँ पर सीढ़ी नुमा कृषि होती है, ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट देखने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने कहा गया है कि प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव अथवा स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है ना। तो आप देखेंगे किसके, जल से होता है, आपकी बारिश होती है झमाझम तो भी मिट्टी का अपरदन होता है या कटती है। वायु, बहुत तेज तूफान आए, बोले ना चक्रवात आए, तो क्या होगा, आपकी वायु कटकर मिट्टी कटकर जाती है। पवन, वायु, ये सब क्या है, तो आप कहेंगे इनसे आपकी मृदा अपरदन हो रहा है। ठीक है ना। कहा गया है मृदा अपरदन के कई कारक होते हैं, जिसमें कहा गया निर्वनीकरण। क्या होता है? निर्वनीकरण। अत्यधिक पशुचारण हो, भाई देखो, निर्वनीकरण हो या तो आपका कहा गया निर्वनीकरण हो या अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि हो रही हो वहां पर, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति हो और परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अफवाह का अपवर्तन या अपवर्तन एवं अवरोध तथा कहा गया अंधाधुंध खनन आदि मुख्य है। अगर आप देखेंगे कि जहां पर लगातार पशुचारण कराया जाता है, पशुचारण का मतलब जानते ना, जो पशु घास खाते हैं ना, या फिर झूम कृषि की जा रही हो कि इस वाले क्षेत्र को हमने क्या किया है, यहाँ की जो घास वगैरह उसको जला दिया और यहाँ पर कृषि किया, और जब ये कृषि हो गई, यहाँ पर उत्पादन खत्म हो गए, तो हम कहाँ बढ़े, आगे बढ़ गए, और आगे जैसे ही बढ़ते तो हम यहाँ पर करते हैं। तो कृषि, झूम कृषि या इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। कहा गया अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, मतलब अवैज्ञानिक तरीके से जब मन किया तो बो दिए, नहीं तो पड़ी ऐसे, तो मृदा अपरदन हो रहा है। ठीक है ना। और परिवहन, अगर आप बहुत ज्यादा परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अफवाह का क्या कर रहे हैं, अपवर्तन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन आदि मुख्य है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, परिवहन होगा तो रोड बनेंगी, और रोड बनेंगी, परिवहन कहाँ होगा भाई, परिवहन के लिए तो रोड होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए ना, तब ना परिवहन होगा। तो आप क्या करेंगे, किसी खेत खलिहान से क्या बना रहे हैं, परिवहन के लिए संचार। और आप देख रहे हैं यहाँ से अंधाधुंध खनन आदि हो रहा हो, तो ये मुख्य इसके क्या है, तो मृदा अपरदन के कारण माने जाते हैं। कहा गया भारत मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में चंबल, आपका चंबल यमुना नदियों के कहा गया उत्खात भूमि क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालय का कहा गया गिरपादी क्षेत्र है, या आप कहेंगे शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करके आप रखिएगा। सबसे ज्यादा कहां पर होता है, चंबल नदी पर। चंबल जो आपकी नदी है, यहाँ पर जाना जाता है बीहड़ों के लिए, किसके लिए, बीहड़ के लिए। यमुना नदियां, जो यमुना नदियों के ये उत्खान है, जहां से उत्खनन हो रहा है या उत्खात हो रहे हैं, कहा गया भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरपादी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरपादी क्षेत्र की बात की, और शिवालिक पहाड़ियों के पाद
क्षेत्र मतलब शिवालिक पहाड़ियों के भी गिरपादी क्षेत्र अंतर्गत आएंगे। और देखा गया इसमें शामिल है, कहा गया छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, जो आपकी ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ताप्ती नदी देखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका भारत है। यहां से आपकी क्या निकल रही है, नर्मदा नदी निकल रही है। कौन सी नदी है, ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। आप देखेंगे ताप्ती नदी भी क्या बनाती है, तो आप कहेंगे डेल्टा बनाती है, क्या ना, रिफ्ट घाटी या भ्रंश बनाती है, ठीक है ना, एस्चुरी बनाती है, क्या कहा जाता है, एस्चुरी बनाती है, या ज्वारनमुख करती है, ठीक है ना। तो ये आपकी ताप्ती, और इन दोनों के बीच में कौन सी पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी। तो कहा गया ताप्ती से लेकर साबरमती, अब आपकी साबरमती घाटी तक का क्षेत्र या मालवा पठार, कहा गया महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, जो आपकी महाराष्ट्र पर काली मिट्टी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि प्रमुख है। अगर इनसे आपसे प्रश्न बनते हैं, आप प्रश्न करेंगे जब, तो यहां से प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं, तो इनको आप सभी लोग याद करके रखिएगा, ठीक है ना। तो कहां कहां पर, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में, कहा गया खो, ठीक है ना, खो, या कहा गया खंडों का निर्माण और नलिका अपर्दन के कारण होता हुआ है। और नलिका अपर्दन के कारण हुआ है, देखिएगा जो आपके खड्डे हो जाते, खड्डों की बात की जा रही है। मान लीजिए यहां से आपकी और नलिका अपर्दन हो रहा है, मतलब ये क्या हो रही है, आपका यहां से क्या जा रहा है, जल जा रहा है, किसका, चंबल नदी का, ठीक है। अब और नलिका मतलब पतली पतली नलिकाएं जा रही हैं, और इसका जल यहाँ, तो यहाँ देखेंगे आप सभी लोग अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लगातार हैंड पंप या कहीं से बनाकर देखें कि थोड़ी ऊंचाई से पानी गिराएंगे, बारिश का पानी, जिनके कच्चे घर होते हैं तो आप देखेंगे उनके दरवाजे पर खड्डा रहता है। बारिश के पानी से भी देखो मृदा अपर्दन हो रहा है, खड्डा हो जाता है ना। आप कहेंगे गड्ढा, अरे वही गड्ढा है भाई, खड्डा है ना, क्या कहते हैं, गड्ढा हो रहा है ना, कहते हैं ना कि गड्ढा हो गया है। तो किससे, अगर बारिश का पानी एक धार पर, या बारिश का पानी आपके पाइप से नीचे गिर रहा और नीचे कच्चा है, मतलब मिट्टी का बना हुआ है, तो क्या होगा, मृदा अपर्दन होगा। उसी तरह से अनलिका अपर्दन के कारण हुआ है, किसके, तो आप कहेंगे अनलिका अपर्दन के कारण क्या हो रहा है, किसके, चंबल नदी से। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल नदी घाटी में जो खड्डों का निर्माण होता है वो किससे होता है, तो अनलिका अपर्दन, या इसी को कहा गया है गुल्ली इरोशन से होता है, ठीक है ना, याद रखना। और नलिका अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है, कहां पर, तीव्र ढालों, भाई ऐसे है और ऐसे गिर रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे गड्ढे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे या खड्डे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये आपकी खड्डा, ये क्या है आपकी, ये आपकी किताबी भाषा है खड्डा, लेकिन आप जान क्या रहे हैं, गड्ढा, है ना, गड्ढा जान, यहाँ लिखा है खड्डों, खड्डों का निर्माण, खड्डों का मतलब बड़े बड़े खड्डे, खड्डों का या बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है। तो कहा गया अनलिका अपर्दन सामान्यतः सामान्य तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अनलिकाएं कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए कहा गया अनुपयुक्त हो जाती है, किसके, कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। और जिस प्रदेश में अनलिका एवं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि या स्थलाकृति कहा जाता है, ठीक है ना भाई। और जब अनलिका अपर्दन हो रहा है, जब खड्डे हो रहे हैं, तो क्या होंगे, इस स्थलाकृतियां ऐसे ऐसे बनेंगी ना। यहाँ पर क्या है, खड्डे हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, खड्डे हो रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है। देखो अगर आपका जल यहाँ पर गिर रहा है, मान लीजिएगा ये तीव्र गति से ढलान से आ रहा है और यहाँ पर गिर रहा है, तो आप देखेंगे इधर इधर तो ऊंचा रहेगा और यहाँ खाली हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, तो खड्डे हो जाएंगे, किस पर, देखिएगा। तो कहा गया अनलिका और बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि या स्थलाकृति कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रख। कहा गया मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है, जैसे कहा गया आपका आसफाल या इसी को बूंदाघात अपर्दन, कहा गया वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से कहा गया मृदा कणों का पृथक्करण को आसफाल क्या कहा जाता है, आसफाल या बौछार या बूंदाघात अपर्दन के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या कहा, बारिश आप देखते हैं
जब बारिश की बूंद मिट्टी पर गिरती है, मान लीजिए ये आपकी क्या हो रही है, बारिश हो रही है ना, आ रही है, और यहाँ पर क्या है, मिट्टी बिछी हुई है, क्या है, मान लीजिएगा ये आपकी क्या है, मिट्टी है। मैं आपको बता देती हूँ, आप सभी लोग एकदम निश्चिंत रहे ना, कहीं एकदम सपाट बन जाओ भाई। हाँ, अब ये क्या है, ये आपकी मिट्टी है, ये क्या आ रहा है, आपका जल आ रहा है, क्या आ रहा है, जल आ रहा है। अब यहाँ पर जब मिट्टी क्या करेगी, मिट्टी तो आपकी जैसे जल, ये जल जो बारिश हो रही है, ये मिट्टी आएगी तो यहाँ पर ऐसे गड्ढा हो जाएगा। आप देखते होंगे गड्ढा हो जाता है, जहां पर गिरती है उसके अगल बगल ऐसे चौकोर सा क्या हो जाएगा, तो वहां पर खाली और अगल बगल ऊंचा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। ये खाली और अगल बगल क्या मिट्टी ऐसे चढ़ी रहती है, जैसे लग रहा है किसी ने बनाया है, ठीक है ना। तो किससे हो रही है, बारिश की बूंदाबांदी से हो रही है। किससे, कहा गया है आघात, मतलब बूंदों की मिट्टियों पर आघात से मृदा कणों से पृथक्करण, पृथक्करण को क्या हो गया इसको, अच्छा ब्लैक कलर था, ठीक है। कहा गया मृदा कणों के पृथक्करण को कहा गया अस्फाल, कहां पर, तो अस्फाल कहा जाता है, या बौछार या बूंदाघात अपर्दन के नाम से जाना जाता है। कहा गया परत अपर्दन, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है। देखिएगा, आप अपने घर पर देखें, आप अपने घर पर देखें ना, घर पर अगर आपका कच्चा घर है, मतलब मिट्टी का बना हुआ है, फिर भी नहीं बना है, तो जाहिर सी बात है कि मकान आपका तो पक्का है, क्या है, मकान आपका पक्का है, ठीक है ना। ये आपके बढ़िया खिड़कियां लगी हैं कमरे पर ना, और यहाँ से आपका प्रवेश द्वार है, और ये आपके मकान के आगे क्या है, थोड़ी सी जगह पड़ी है, क्या पड़ी है, जगह, और इस जगह पर आप क्या है, खुला कह रहे हैं, हमें खुला खुला आसमान भी चाहिए। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर आपका मकान है, मैदान है, तो कहीं आप एक पाइप लगवाए होंगे कि सारे मकान का पानी इस पाइप से बाहर हो जाए, ठीक है ना, बारिश होगी या कुछ और कारण हो सकते हैं। तो आप देखेंगे इन सभी का मकान का इसमें, या तो यह मैदान से कहीं से जा रहा हो, या नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, सीधा या पाइप से बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस जो मैदान खुला हुआ है, अब यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ की जो ऊपरी परत है, कहा गया परत अपर्दन, जो मिट्टी की ऊपरी परत है, पतली पतली सी है, वो बहने लगती है। बहती है कि नहीं बहती है, बहती है। और अगर ये बहती है तो इसीलिए ना, आप देखेंगे आप सभी लोग अपने मकानों के किनारे किनारे ईंट की रेलिंग ऐसे ऐसे लगवा देते हैं, ताकि क्या ना बह पाए, मिट्टी का अपर्दन ना हो पाए, या परत अपर्दन ना हो पाए। करते हैं कि नहीं करते, हाँ। लेकिन ये छोटे स्तर पर आप कर ले गए ना, आपके घर पर है तो आपने कलिया की ईंट लगा दिया, उससे कुछ अपर्दन रुक जाता है, कुछ मिट्टी का बहाव ठहर जाता है और कुछ निकल जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ तक की पूरी बात आप समझ गए होंगे। तो क्या होता है, तो आप कहेंगे जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है तो इसी को परत अपर्दन कहते हैं, और अगर मिट्टी की बूंदों से अपर्दन हो रहा है तो इसी को आसफाल कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, कहा गया रील अपर्दन, कहा गया जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं तो क्या होगा, आपकी रील अपर्दन। देखो, जब मिट्टी में छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, आप अपने ही घर को देखें, है ना, कहीं कहीं से आपका ये मैदान है, ये मैदान है, और कहीं देखेंगे ऐसे ऐसे नालियां फट जाती रही हैं, कहीं इस जगह फट गई, ये नहीं कि पूरे मैदान में बस नालियां, दो चार नालियां होंगी। अब इसका पानी जो इस वाले क्षेत्र का पानी होगा, मेरी बात को एकदम गौर से, इस वाले क्षेत्र का पानी इस वाले से जाएगा, इस वाले क्षेत्र का पानी इस वाले, और इधर वाला इस वाली नलिका से जाएगा, तो रिल अपर्दन कहा जाए। ये छोटी छोटी क्या होती हैं, नालियां बन जाती। इससे बेहतर आपको समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ये आप अपने घर पर देख सकते हैं। कहा गया जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी, एकदम हल्की गहरी गहरी ना, कभी कभी ऐसी भी होती है, पहले रील अपर्दन भी होता है, या रील अपर्दन होने के कारण ये नालियां बनती हैं, और दूसरी बार बारिश होती तो बहा बहा के पीछे से ला करके आगे पाट देती हैं, होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है। आगे कहा गया अनलिका अपर्दन, अनलिका अपर्दन, जब रील अपर्दन की नालियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं। अब मान लीजिए ये तो पतली पतली थी, पतली पतली, लेकिन यही इतनी पतली से ये इतनी मोटी हो गई और विस्तृत, अभी तक तो हमारे ही मैदान पे है ना,
अरे छोटे छोटे स्तर पर हमारे मैदान, उनके मैदान में। अब ये पूरे के पूरे जैसे गांव का पूरा एक क्या हो रही, अपर्दन और नलिका अपर्दन हो रहा है ना। इतना बड़ा पूरा गांव है और यहाँ से एक नाला निकल रहा है, जिसे कहते हैं ना कि ये देखो नाला में, और यार इनके घर का ये बहकर आ गया, उनके घर का वो बहकर आ गया ना। तो इसी को क्या कहेंगे आप, रिल अपर्दन के बाद आपका इसकी अपर्दन की नालियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती है, इसी को अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? बिल्कुल आप सभी लोगों को आया होगा। अगर ना आया करे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में या फिर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं जब लाइव क्लासें होती हैं, ठीक है। कहा गया धारा चैनल अपर्दन क्या है। कहा गया जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रभावित होने लगता है और चैनल को तब तक अपर्दित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। चैनल देख लीजिएगा, कहा गया जब जल एक मोटी धारा, अब जल क्या है, एक मोटी धारा हमने बना दिया, ये जल है, ये मोटी धारा इसकी आ रही हार हार करके, है ना, मोटी धारा जा रही है बहते हुए, क्या मोटी धारा के रूप में कहा गया प्रभावित होने लगता है। क्या होता है, प्रभावित होने लगता है। और चैनल, ये छोटे छोटे जो चैनल बने होते हैं, चैनल को तब तक अपर्दित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर सकते। चैनल क्या होते हैं, चैनल जानते हैं आप सभी लोग? चैनल अभी मेंस में लिखने को आया था चैनल के बारे में, ठीक है ना। तो ये दो पतली पतली क्या होती हैं, चैनल होते हैं, और दो ये स्थल खंड को मिलाते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी को किससे मिला रहे हैं, हिंद महासागर से मिला दे रहे हैं। किससे, बंगाल की खाड़ी को। देखो आपकी पाक जल डमरू चैनल है आपका ना, 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। अब 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, तो 10 डिग्री चैनल के ऊपर यहां पर भी बंगाल की खाड़ी, यहां पर भी बंगाल की खाड़ी, और दो स्थल खंडों को ये अलग करेंगे। देखो दो जल प्रभावित क्षेत्रों को ये जोड़ते हैं, या यूं कहें कि जो दो जल स्थल को जोड़ते हैं और दो स्थल खंड को अलग करते हैं, ठीक है ना। याद रखना ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं यहां से प्रश्न, ठीक है ना। तो याद, जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक ये क्या, धारा चैनल अपर्दित करते रहते हैं, मोटी मोटी ये ढाले बना करके, ठीक है ना। आगे बढ़ते, कहा गया ज्वार, या इसी को कहा गया सो घर्म कहा जाता है। कहा गया है सो घर्म, ठीक है। कहा गया किसी अन्य फसल की तुलना में कहा गया भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी है। जो आपकी ज्वार है ना, किसी अन्य फसलों की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी होती है। याद रखना, बस इतनी सी बात है। आगे कहा गया कि मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में कहा गया सांस परिवर्तन, कौन से परिवर्तन, वर्तन आपका सायवर्तन, वेदिका निर्माण, कैसा निर्माण, वेदिका निर्माण, और वायु रोध को भारत के उपयुक्त माना जाता है। क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। देखो अभी तक तो मैंने बताया कि आपको मृदा अपर्दन कैसे कैसे हो रहा है। अब मैंने बताया कि मृदा अपर्दन कैसे कैसे, या मृदा संरक्षण के संबंध में क्या क्या चीजें प्रचलित हैं। तो आप कहेंगे कि चाहे परिवर्तन करें, वेदिका निर्माण करें, क्या करें, वेदिका निर्माण करें, वायु रोध करें, वायु को रोके, जैसे रुक सके, है ना। अब वायु को कौन रोक सकता है। कहा गया मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र करें, फटाफट फसल चक्र करें, क्या करें, फसल चक्र करें, ठीक है ना। कहा गया मिश्रित खेती करें, एक खेती के साथ साथ कई खेतियां करें, है ना। मिश्रित खेती और मिश्रित कृषि में अंतर है, ठीक है ना। कहा गया बहुफसली खेती करें, एक साथ कई फसली खेती करें, और मृदा उर्वरता को पोषित किया जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह से मृदा को हम पाल पोष कर बचा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, खत्म। ये था आपका मृदा अपर्दन। और आप देखेंगे कि बांध बनने से भी मृदा अपर्दन हो रहा है। क्या हो रहा है, मृदा अपर्दन हो रहा है ना। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या गंभीर है। तो कहां पर है। कहा गया मालवा का पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र पर,
या आपके दंडकारण्य या मेघालय का पठार। ना तो मैंने मेघालय पठार की बात की, ना मैंने दंडकारण्य की बात की, मैंने इन दोनों की बात की है। लेकिन सबसे अधिक कहां पर होगा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से उत्तर बताएं। तो कहां पर होगा, तो आप कहेंगे शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र पर या गिरपादों पर। कहां पर, शिवालिक पहाड़ियों के गिरपाद क्षेत्र पर। आगे कहा गया कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। भारत का पूछा जा रहा है, किसका, भारत का कौन सा। तो मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र, कहा गया आंध्र तटीय क्षेत्र या चंबल घाटी। तो कौन सा कहेंगे, चंबल घाटी और आपका यमुना क्षेत्र है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कौन सा है, तो चंबल घाटी क्षेत्र है ना। यहाँ पर बीहड़ इलाके पाए जाते हैं, मृदा अपरदन होता रहता है और आपका जल भरा रहता है, इसलिए इस वाले क्षेत्रों पर आप देखेंगे कि ये बहुत पिछड़ा इलाका आज भी माना जाता है और यहाँ पर मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये भी आपको याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है मध्य प्रदेश को निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन या मिट्टी का कटान की समस्या है। जबलपुर में है, कहा गया भोपाल में है, मैरीना में है या मुरैना में है या आपके खंडवा में है। तो सही उत्तर का चयन क्या करेंगे, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनलिका अपरदन के कारण। किसके अपरदन के, तो चंबल और अवनलिका अपरदन के कारण, ठीक है ना, याद रखना। किस, कहां पर, तो आप कहेंगे मुरैना जिला है, कहां पर, मुरैना जिला पर, ठीक है ना, याद रखना। यहां पर कहा गया है भूमि बीहड़ एवं बंजर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भूमि बीहड़ एवं बंजर पाई जाती है। कहा गया चंबल घाटी के खो खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। कहा गया आस्फलन अपरदन। तो आस्फलन अपरदन तो वो बारिश हो रही थी उनकी बूंदों से हो रहा था ना। चादरी अपरदन, कहा गया शुद्र सरिता या अवनलिका अपरदन। तो अब यहाँ पर खो खंडों की बात की जा रही, तो खड्डे कहां पर बन रहे थे, तो आप कहेंगे अवनलिका अपरदन से। कैसे, अवनलिका अपरदन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। आगे कहा गया है निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। कहा गया है कि आसफाल अपरदन, फिर परत अपरदन, फिर रिल अपरदन और फिर अवनलिका अपरदन होता है, ठीक है। तो सबसे सही बात तो हमको यही लग रही है, क्योंकि परत अपरदन से पहले मैंने आपको, पहले बूंद से होगी, पहले बूंद से अपरदन हो रहा है, फिर आपकी पहली परत से हो रही है, फिर आपकी क्या होगी, फिर आप कहेंगे छोटी छोटी रीले आपकी कटकर हो रही हैं, और फिर अवनलिका, मतलब वही रीले जब बड़ी बड़ी और बड़े भाग पर या विस्तृत भाग पर हो रही हैं। आगे कहा गया है कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र से होता है। कहा गया सोगर्म का, आलू का, गेहूं का और कहेंगे क्लोवर का। तो अभी तक मैंने किसका नाम लिया था, तो आप कहेंगे सोगर्म का पौधा। किसका पौधा, तो आप कहेंगे सोगर्म। विश्व वन्यजीव कोष के कहा गया ये आपका क्या है, ज्वार होता है ना, ज्वार। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अपरदन माना जाता है, याद रखना, ठीक है ना। कहा गया अन्य फसलों की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अत्यधिक उत्तरदायी है, ठीक है। देखो क्लोवर से भी भूमि अपरदन होता है, लेकिन इससे कम होता है। किससे, इससे कम होता है, ये भी याद रखना। बाई चांस ये ऑप्शन में ना हो, केवल ये हो, तो आप क्लोवर को, लेकिन सेकंड नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। क्या गया कौन सा तरीका मिट्टी के उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। फसल चक्र सही है, मिश्रित खेती सही है, कहा गया बहुफसली खेती सही है। बीज संशोधन से क्या करेंगे हम, बीज संशोधन हम कर रहे हैं, तो बीज संशोधन से हमें कुछ मिलने वाला है क्या, कि हम मिट्टी को उर्वरता को रोक देंगे, है ना। आगे कहा गया फसल चक्र आवश्यक है। तो फसल चक्र कहा गया पादपों पर प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों के प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु या मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह सबसे सटीक उत्तर कि मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु क्या होता है। फसल चक्र से आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे फसल चक्र से आप मृदा अपरदन की उर्वरता शक्ति में वृद्धि के लिए जाना जाता है। देखिएगा जैसे आपकी फसल चक्र का मतलब, फसल चक्र देखिए
फसल चक्र का मतलब होता है कि ये आपका खेत है ना, इस खेत पर अभी आपका धान लगा है, क्या लगा है, धान लगा है। धान जैसे ही कटेगा फिर इसमें क्या लग जाएगा, गेहूं लग जाएगा, गेहूं बोया जाता, और गेहूं जैसे ही कटेगा तो आपकी उड़द, उड़द, अरहर, ये सारी चीजें लगेंगी। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आप देखेंगे हरी खाद भी मिल जाती, क्या मिलती है, हरी खाद। हरी खाद जैसे आप गोबर वगैरह डालते हैं उसी तरह ये हरी खाद होती, क्योंकि इनके पेड़ों को यहीं पर जुतवा दिया जाता है, किससे, ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर से या बैल से, है ना। तो अब तो बैल वाली प्रक्रिया बहुत पुरानी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में आज किसी के पास बैल नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ट्रैक्टर, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज भी लोग क्या करते हैं, बैलों से ही वर्क या कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहा गया मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिएगा। कहा गया है आपके छायावर्तन या फसल का हेराफेर करना, इसका मतलब आप सभी लोग समझ गए ना, फसलों का हेर फेर कर देना। कहा गया बालू की बाढ़ बनाना। कहा गया वेदिका निर्माण, या आप कहेंगे टेरिसिंग करना, या आप वायु रोध करेंगे। देखो तो चार ऑप्शन, तो चौथा तो बिल्कुल सही है कि वायु रोध हम लोग क्या करने वाले हैं, वायु रोध तो हम लोग करते ही करते हैं, है ना। लेकिन आप बालू की बाढ़ कहीं बाढ़ 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 कहीं बना रहे हैं क्या, नहीं बना रहे, तो क्या ऑप्शन सही होगा। देखो कुछ चीजें आपको एकदम आनी चाहिए। आप वायु रोध वायु रोध कर रहे हैं, ठीक है, वेदिका निर्माण करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि वर्तन करेंगे या फसलों का हेर फेर करेंगे, कभी गेहूं, कभी चना, कभी मटर ना, कभी मक्का, कभी कुछ, है ना, कभी धान बो दिए, तो आप क्या कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं। तो लेकिन कहीं पर भी आप बालू की बाढ़ का निर्माण या बालू का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित है आपकी वेदिका, ये होती है भारत में प्रयुक्त, यही मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है। तो वेदिका कृषि से, कहा गया वनोन्मूलन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से, और कहा गया है प्रयोग कर रही है, सही उत्तर का चयन कीजिएगा। कहा गया केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक तीन, या एक दो तीन होंगी, बताएं भाई, जल्दी से आप सभी लोग बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएं। कहा गया वैदिक आपकी मृदा, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किन से संबंधित है। तो आप क्या करेंगे, वेदिका कृषि है क्या, नहीं। कहा गया उष्णकटिबंधीय जलवायु है क्या, नहीं। आप क्या कहेंगे, वनोन्मूलन से है, तो केवल और केवल क्या सही होगा, बी उत्तर सही है। क्या सही होगा, तो कहेंगे आप सही उत्तर केवल और केवल। कहा गया भारत के जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन या वनस्पति का नाश किया जाता है वहां पर मृदा अपक्षय अधिक समस्या बनी रहती है ना। आप जितना पेड़ पौधे काटेंगे ना, वनोन्मूलन करेंगे, उतनी ज्यादा बारिश होगी या पानी आएगा तो क्या होगी, मृदा अपरदन होगा ही होगा, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। ऐसे देखिएगा जैसे आपके पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो ये क्या करें, मिट्टी को चारों तरफ से जकड़े रहते हैं ना। आप इनके आसपास की जब मिट्टी निकालते हैं ना तो आपको पता चलता है ये कितना जकड़ के रखते हैं एकदम अपने आप में चारों तरफ में। क्यों, क्योंकि इनको यहाँ से जल लेना होता है, क्या लेते हैं, जल। तो ये इस मिट्टी को, इस नमी से ना तो मिट्टी को छोड़ने देते हैं पेड़, और ना ये एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, लोग जबरदस्ती इनका साथ छुड़वा देते हैं। कहा गया मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, नहीं भाई, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा। कहा गया वन रोपण द्वारा। कहा गया पक्षी संख्या में वृद्धि करके, अरे पक्षी संख्या में वृद्धि करके मृदा से क्या मतलब है ना, मृदा से क्या मतलब है, पक्षी संख्या में वृद्धि करके आप, जैसे हरी खाद होती है ना, जैसे हरी खाद, वैसे पक्षियों की जो टी होती है उसका भी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है उसके लिए, ठीक है, मान लिए। लेकिन यहाँ पर वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा नहीं, आप कहेंगे वनोरोपण करके, किसके द्वारा, तो आप कहेंगे वनोरोपण करके। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित होते हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, ठीक है ना, जैसे वृक्षारोपण या सर्वाधिक आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं ना, या आपके सोपनी तथा कहा गया समुची रेखी कृषि करना, है ना, आप सीढ़ी नुमा क्या करें, कृषि करें, तो इससे भी आप रोक सकते हैं मृदा अपरदन।
क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आगे कहा गया मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, कहा गया वन नाशन से, वन रोपण से, वन रोपण से। वन को जितना ज्यादा से ज्यादा लगा सकें, एक काटें तो 3 लगाएं भाई। जब 3 तैयार कर दो तो एक आप भाई काटना है तो जरूरत है आपको, तो 3 तैयार करवा दो पहले, उसके बाद इनको काट लो, अपना एक काट लो, है ना। एक अगर आप काट रहे हैं तो 2 तैयार कर दो, 2 तैयार कर दो, ठीक है। आगे आज का ये लास्ट प्रश्न है, कहा गया निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। कहा गया भूमि की कम या शून्य जुताई करना, कहा गया खेतों में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना, कहा गया फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। सही उत्तर का चयन कीजिएगा। कहा गया केवल 1 और 2 होगा, केवल 3 होगा, केवल 1 और 3 होगा, या इनमें से तीनों होगा। सही उत्तर का आप सभी लोग क्या करें, चयन करें। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जल संरक्षण में सहायता करेंगे किसके लिए, तो कृषि में जल संरक्षण, तो भूमि की कम या सैन्य जुताई करना भाई, है ना। कहा गया खेती में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग कर देना, इससे भी प्रभाव पड़ता है। कहा गया फसल अवशेष का खेत में ही रह जाना, जो अवशेष होते हैं ना फसल के बाद, जैसे अभी धान कट रहे हैं, है ना, धान कटने का नंबर है। अब जो ये मान लीजिएगा धान का पेड़ है ना, धान का पेड़ है, अब इसमें क्या है, ऊपर ही तो बाली है ना, ऐसा तो है नहीं कि इसके जड़ में बाली है। जो धान ये आपका लगा होता है ये ऊपर ही तो है, तो क्या करें, आप यहां से इसको कट कर लें। हर पेड़ अगर आप यहां से मतलब एक एक तो नहीं कट करेंगे ना, अब आपकी इस लगी बाली को क्या करें, कट कर ले, मशीन द्वारा लोग कटवा लेते हैं, आजकल यही कर रहे हैं, और इतना क्या कर दे रहे हैं, जुतवा दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, खेती में ही रह देना, तो इससे ये एक खाद के रूप में कार्य कर रहा है। कैसे, खाद के रूप में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप सभी लोग यहां तक की बात रखना, ठीक है ना, ठीक है। सहायता कर सकती हैं सभी लोग ना। तो आज की ये क्लास जो आपके मृदा अपर्दन और क्या क्या उपाय हैं यहाँ से संबंधित, इसके आगे हम आपको प्राकृतिक वनस्पति शुरू करेंगे। क्या, प्राकृतिक वनस्पति, थोड़ा सा लंबा चैप्टर रहेगा, लेकिन वहीं से आपकी क्लास कल से शुरू होगी। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आप वॉच करके आते हैं तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिएगा, अगर वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।